हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और स्क्रीन पर धड़कते हुए दिल को देखकर आपने ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर को, ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं और बहुत सारे और कंपोनेंट्स जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इस लेक्चर को आपको बिल्कुल लास्ट तक केयरफुली सुनना है, देखना है और अगर हो सकता है तो आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि यहां पर आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नंबर 1, इसमें एक मस्क्यूलर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो हम सभी जानते हैं। दूसरी चीज, इसमें क्लोज्ड नेटवर्क होता है। इसमें क्लोज्ड नेटवर्क होता है ब्रांच्ड ब्लड वेसल्स का, जो आर्टरीज हो सकती हैं, वैन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं। और तीसरे नंबर पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का फ्लूइड है जिसको हम ब्लड कहते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बना हुआ है। एक मस्क्यूलर 4 चैम्बर्ड हार्ट, कितने चैम्बर का हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट। दूसरा, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इन्वॉल्व हैं। एंड थर्ड नंबर पर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू यानी आपका ब्लड, जो कि ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का, जिसके थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है वेरियस टाइप ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट का। अब मैं आपको बता दूं कि हमें आगे चलकर समझना होगा कि आखिर हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बिकॉज कि जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती जो ऑर्गन है वो हार्ट है, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है और उसको पंप कर रहा है। तो अल्टीमेटली हार्ट के अगर आपको स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना है तो आपको सबसे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको सबसे पहले जानने होंगे। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, हमारे हार्ट की जो पोजीशन होती है वो कहां पर होती है, वो कहां पर लोकलाइज्ड होते हैं? तो आपका आंसर होगा हार्ट हमारी थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड होते हैं। ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में होते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट है उसका लोअर पोर्शन जो होता है वो स्लाइटली लेफ्ट लंग के डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है, इसलिए लिखा जाता है कि स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आप कंसीडर करिए कि ये हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? थोरासिक कैविटी में। ये मैंने 1 पेयर ऑफ क्या बना दिए? लंग्स। और दोनों लंग्स के बीच में किसकी पोजीशन मुझे दिखाना है? हार्ट की पोजीशन दिखाना है। तो दोनों लंग्स के बीच में ये हमारा हार्ट है, लेकिन हार्ट का जो लोअर पोर्शन होगा, निचला हिस्सा, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्लाइटली टिल्ट इनटू लेफ्ट, यानी कि हल्का सा पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट जो है वो लेफ्ट लंग के डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है। यही रीजन है कि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, कि कहते भी हैं कि हार्ट हमारे लेफ्ट में होता है, लेकिन हार्ट हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड नहीं होता है, हार्ट हमारी बॉडी में दोनों लंग्स के बीच में होता है। बस इतनी सी बात है कि हार्ट का जो निचला पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, वो थोड़ा सा लेफ्ट लंग के डायरेक्शन में शिफ्टेड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि हार्ट का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, यानी कि ये मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन्स है। वैसे आपको सभी के सभी बॉडी के टिश्यू या ऑर्गन का ओरिजिन किस जर्म लेयर से हो रहा है ये रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर एनसीईआरटी ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू के ओरिजिन को लेकर कमेंट किया है तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि उस टिश्यू या ऑर्गन का ओरिजिन किस जर्म लेयर से होगा। फिलहाल मैं आपको हार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो इतना आपको याद करा सकता हूं कि आपको ये बिल्कुल याद रखना होगा कि हमारा जो हार्ट है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड ऑर्गन है, यानी इसका ओरिजिन मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है। अब कई लोगों को अगर ये नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं कि आपको अगर ये जानना है कि आपके हार्ट की जो साइज होगी वो कितनी होगी, तो देखिए, बच्चे हैं तो वो छोटे हैं, बड़े हैं या एडल्ट हैं तो उनकी साइज बड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू एज हार्ट की जो साइज बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर आप अपने हाथों की अंगुलियों को बंद कर लें, देखिए मैंने अपने हाथों की अंगुलियों को क्या कर लिया? बंद कर लिया। इसको मैं क्या कहूंगा? क्लेंचेड फिस्ट। क्लेंचेड फिस्ट मतलब हाथ की बंधी हुई मुट्ठी।
तो क्लेंचेड फिस्ट की जो साइज होगी, आपके हाथ की बंधी हुई मुट्ठी की जो साइज होगी, एग्जैक्टली वही आपके शरीर में आपके हार्ट की साइज भी होगी। और एनसीईआरटी ने ये पॉइंट बिल्कुल लिखा हुआ है कि इट हैज द साइज ऑफ क्लेंचेड फिस्ट। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपके हार्ट की साइज आपके हाथ की बंधी हुई मुट्ठी की साइज के बराबर होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं आपके हाथ की बंधी हुई मुट्ठी आप इस तरीके से दिखाएंगे और इसी साइज का आपका क्या होगा, हार्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसके आउटर स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में एज अ विसरल ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन को प्रोटेक्टेड करने के लिए आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेनस वॉल की कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेनस एक बैग लाइक कवरिंग हमेशा आपको देखने को मिलेगी। चाहे मैं लंग्स की बात करूं, चाहे मैं किडनी की बात करूं, या आज मैं आपसे हार्ट की बात कर रहा हूं, तो हार्ट भी लंग्स की तरह ही डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से प्रोटेक्टेड होते हैं, जिनको अपन पेरिकार्डियम कहते हैं। तो आपके हार्ट के ऊपर सराउंडिंग जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसको कवर्ड किए हुए है, उसको कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। ठीक उसी तरह जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि लंग्स भी दो मेम्ब्रेन से एनक्लोज होते हैं, और कलेक्टिवली दोनों मेम्ब्रेन्स को, जो लंग्स को एनक्लोज्ड किए होती हैं, उनको प्लूरा कहते हैं। ठीक उसी तरह आपके हार्ट के चारों तरफ आप देखेंगे डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग जो है उसको आप कलेक्टिवली क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। तो देखिए मैं यहां पर ब्लैक कलर ले लेता हूं। सबसे पहले तो आपके हार्ट के चारों तरफ जो ये ओवरऑल आपको डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस एक थिकनेस देखने को मिल रही है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिल रही है, ये वाली, इसको मैं क्या कह सकता हूं, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं पेरिकार्डियम। तो ये है पेरिकार्डियम, ठीक है ना। तो कलेक्टिवली हार्ट के सराउंडिंग जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है उसको आप पेरिकार्डियम कहेंगे। अब बार बार मैं उसको डबल मेम्ब्रेनस या डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर कह रहा हूं, तो इसमें मतलब दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो जो अंदर वाली लेयर प्रेजेंट होगी, जिसको मैंने यहां येलोइश कलर से बनाया हुआ है, इसको आप नाम दे सकते हैं इनर विसरल पेरिकार्डियम, जो हार्ट से अटैच होगी, जो हार्ट के काफी करीब होगी। लिटरली हार्ट की सरफेस से जो अटैच लेयर है, इनर लेयर है, उसको आप इनर विसरल पेरिकार्डियम कहेंगे। और देखिए आपको मैं यहां पर रिव्यू देना चाहता हूं, लंग्स में भी दो मेम्ब्रेन थी जो उसको एनक्लोज की थी। आउटर की इनर मेम्ब्रेन को वहां पर भी आपने क्या नाम दिया था, विसरल प्लूरा। तो यहां पर आपने हार्ट के सराउंडेड जो इनर मेम्ब्रेन है उसको आपने क्या नाम दे दिया, इनर विसरल पेरिकार्डियम। वहां प्लूरा वर्ड यूज किया था, यहां आपने क्या यूज किया, पेरिकार्डियम। वो लंग सरफेस से कॉन्टैक्ट या अटैचमेंट रखती थी, ये हार्ट सरफेस के साथ क्या होगी, अटैच होगी। जबकि पेरिकार्डियम में जो आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, इसको आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम कहेंगे। तो वहां पर भी जब मैंने आपको लंग्स के बारे में पढ़ाया था, तो वहां भी आपने आउटर मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया था, पैराइटल प्लूरा। और यहां पर आपने हार्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको नाम क्या दे दिया, पैराइटल पेरिकार्डियम। तो बहुत सिमिलरिटी है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आउटर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको याद रखने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि इनर और आउटर पेरिकार्डियम के बीच में एक स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, जो व्हाइट कलर का ये खाली स्पेस है, इसको हम पेरिकार्डियम कैविटी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कैविटी, जिसमें एक फ्लूइड भी भरा होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली ओवरऑल जो पेरिकार्डियम है, यानी कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग जो हार्ट को प्रोटेक्टेड किए हुए, इसका फंक्शन क्या है, तो ये हार्ट को मैकेनिकल डैमेजेस से प्रोटेक्टेड करता है। आप लोग ने कई बार देखा होगा, लड़ाई करते हैं हम लोग तो हम किसी को ऐसा घूंसा मार देते हैं, हम किसी को भी छाती पर ऐसा क्या करते हैं, घूंसा मार देते हैं। तो आपने जब सामने वाले को घूंसा मार दिया, तो उस कंडीशन में सामने वाले के हार्ट पर जो मैकेनिकल कह सकते हैं फोर्स आपने अप्लाइड किया, तो क्या उसका हार्ट जो है वो फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा? नहीं, आमतौर पर नहीं होगा। आप बहुत जोर से मारेंगे तो हो भी सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी अगर आप एक कॉमन फोर्स अप्लाई करके मारते हैं तो हार्ट डैमेज नहीं होगा। तो उस समय आपके हार्ट को प्रोटेक्टेड किसने किया, इस पेरिकार्डियम की डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग ने किया। तो आपको समझ में आ चुका होगा इसका फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि
हार्ट के अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि अब मैं जो भी डायग्राम आपको दिखाने वाला हूं उस डायग्राम में आपको पेरिकार्डियम बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने पहले समझा दिया है। अब हम केवल किसके बारे में बात करेंगे, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्क्यूलर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में, 4 होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं उसमें से ऊपर वाले जो चैम्बर हैं वो रिलेटिवली स्मॉल हैं, इसलिए उनको मैं कह सकता हूं कि रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर को हम एट्रिया के नाम से जानते हैं, या इसको एट्रियम कह सकते हैं सिंगुलर में। तो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं राइट एट्रियम कह सकता हूं, इसको मैं लेफ्ट एट्रियम कह सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा याद रखिए हार्ट में ऊपर वाले चैम्बर जो हैं वो रिलेटिवली स्मॉल होते हैं, अगर आप किससे उनकी तुलना या कंपैरिजन कर रहे हैं, नीचे वाले चैम्बर से। तो नीचे वाले जो लोअर चैम्बर हैं वो लार्ज होते हैं और उनको मैं नाम दे सकता हूं राइट वेंट्रिकल और इसको दे सकता हूं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है। रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स को आप एट्रिया कहेंगे, अगर सिंगल चैम्बर को बोलना है तो एट्रियम कह सकते हैं, दोनों को एक साथ एट्रिया कह सकते हैं। इसी तरीके से नीचे वाले यानी कि लार्ज लोअर चैम्बर्स जो हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम वेंट्रिकल्स, ऊपर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कई बार डायरेक्शंस को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि इसको मैंने राइट बोल दिया है, इसको मैंने लेफ्ट बोल दिया है। तो आप जिसके हार्ट की स्टडी कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा हुआ है, ये हार्ट जिस भी बंदे का है जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं वो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उसकी जो राइट पोजीशन होगी वो आपकी राइट पोजीशन की अपोजिट होगी, इसलिए मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूं, राइट, और इसको क्या कर रहा हूं, लेफ्ट। पर अगर मैं अपने हार्ट की स्टडी कर रहा होता तो राइट मेरा क्या होता, ये वाला, और लेफ्ट मेरा क्या होता, इस साइड वाला। लेकिन आप जिस हार्ट की स्टडी कर रहे हैं वो बंदा सामने खड़ा हुआ है, तो उसका राइट क्या होगा, ये, और लेफ्ट क्या होगा, ये। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने अभी तक क्या देखा, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर हैं, ऊपर वाले चैम्बर्स जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं, नीचे वाले चैम्बर जो थोड़ा लार्ज साइज के होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। आप राइट साइड के एट्रिया को राइट एट्रिया का एट्रियम कहेंगे, लेफ्ट साइड के एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, और नीचे राइट साइड के वेंट्रिकल को आप राइट वेंट्रिकल कहेंगे, और लेफ्ट साइड पर जो वेंट्रिकल है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं बता दूं कि जो वेंट्रिकल की वॉल होती है, देखिए ये जो मैंने यहां पर येलो कलर से बनाई हुई है, ये जो वेंट्रिकल है उनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। अगर मैं कंपैरिजन उसका किससे करूं, एट्रियम की वॉल से, तो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो आपको हमेशा याद रखना है मच थिकर, यानी कि वो बहुत ज्यादा थिक होती है। कंपैरिजन अगर आप किससे कर रहे हैं उसका, एट्रियम से। जबकि एट्रियम की जो वॉल आप देखेंगे, जिसको मैंने यहां पर ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ये इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए एट्रियम जो है उसकी वॉल थिन है और जो वेंट्रिकल है उनकी वॉल जो है वो थिक है। इसके पीछे का कंसेप्ट इतना है कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि उन्हें उतना ही पावर से कॉन्ट्रैक्शन करना है कि जो राइट और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो कहां पर चला जाए, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में रिस्पेक्टिवली। तो एट्रियम की वॉल को ज्यादा थिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने हैं, क्योंकि ब्लड जो इसके अंदर है एट्रियम के अंदर उसको केवल कहां तक पहुंचाना है, वेंट्रिकल में। लेकिन वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करके आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए वेंट्रिकल की वॉल का मजबूत और मोटा होना बहुत जरूरी है। दैट इज द रीजन जो आपको हमेशा याद रखना है कि एट्रियम की वॉल थिन होती है और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये है आपका राइट एट्रियम और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। राइट और लेफ्ट एट्रियम आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। आपको दिख रहा है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम से आपस में क्या है, सेपरेटेड है। ये देख रहे हैं आप, बीच में सेपरेशन हो रहा है। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम को आपस में सेपरेट करती है एक
थिन मस्क्यूलर वॉल जिसका नाम होता है इंटर एट्रियो सेप्टम। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि राइट और लेफ्ट एट्रियम को आपस में सेपरेट करने वाली जो थिन मस्क्यूलर वॉल है उसको आप इंटर एट्रियल सेप्टम कह सकते हैं। सेप्टम हम वर्ड हर उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर कोई स्ट्रक्चर किसी एक बड़े स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट या दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो थिन मस्कुलर वॉल जो राइट और लेफ्ट एट्रियम को आपस में डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है, उसका नाम होगा इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, एट्रियल मतलब एट्रियम के बीच में, और सेप्टम मतलब स्ट्रक्चर जो डिवाइड करे किसी एक बड़े स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में। तो इंटर एट्रियल सेप्टम एक थिन मस्कुलर वॉल है जो कि राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करने का काम करती है। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से भी सेपरेट होता है, लेकिन अब जो यहां पर वॉल सेपरेट कर रही है वो मोटी है यानी कि थिक है। तो यहां पर जो रेड कलर से अब मैंने दिखा दिया आप देख सकते हैं, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली जो मस्क्यूलर वॉल है वो थिक होती है और उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, वेंट्रिकुलर मतलब दो वेंट्रिकल के, और सेप्टम मतलब स्ट्रक्चर जो डिवाइड या सेपरेट कर रहा है। तो थिक मस्कुलर वॉल से डिवाइड या सेपरेट होते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जिसका नाम आपको क्या देना है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो फिर से रिवाइज करता हूं, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है। अपर चैम्बर्स जो हैं वो साइज में छोटे हैं, उनको आप नाम देते हैं एट्रिया। लोअर चैम्बर जो है वो साइज में लार्ज हैं, उनको आप नाम देते हैं वेंट्रिकल। आपको याद रखना है वेंट्रिकल की जो वॉल है, मस्कुलर वॉल, आपका पूरा हार्ट ही मसल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वेंट्रिकल की जो मस्कुलर वॉल है वो ज्यादा थिक है। एट्रियम की जो मस्कुलर वॉल है वो थिन है। कंसेप्ट आपको पता है। अब राइट और लेफ्ट एट्रियम को आपस में सेपरेट करने वाली जो मस्कुलर वॉल है, थिन मस्कुलर वॉल, वो इंटर एट्रियल सेप्टम के नाम से जानी जाएगी, जबकि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करने वाली जो थिक मस्कुलर वॉल होगी उसको आप इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। तो आपने क्या कर दिया भाई, राइट लेफ्ट एट्रियम को और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट कर दिया। अब आप देखेंगे एक ही साइड पर, एक ही साइड का मतलब क्या हुआ, राइट राइट, यानी राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से भी सेपरेट किया जाएगा। तो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करना है, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको सेपरेट करना है। तो सेम साइड पर जो एट्रियम और वेंट्रिकल हैं उनको आपस में सेपरेट करने के लिए एक थिक फाइब्रस टिश्यूज की वॉल होती है। अब मस्कुलर नहीं, यहां पर किसकी वॉल है, थिक फाइब्रस टिश्यूज की वॉल होती है, और उस थिक फाइब्रस टिश्यूज की वॉल को आप नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब क्या होगा, एक ऐसा सेप्टम या स्ट्रक्चर जो डिवाइड कर रहा है एक ही साइड पर, यानी राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, एट्रियम को वेंट्रिकल से। तो एट्रियम और वेंट्रिकल को आपस में सेपरेट करने वाले सेप्टम को आप एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे, और ये जो सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है वो एक थिक फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक थिक फाइब्रस वॉल है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एट्रियम और वेंट्रिकल जो एक ही डायरेक्शन में है, यानी राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो एट्रियम और वेंट्रिकल सेपरेट भले ही हो रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से, लेकिन आपको बता दूं कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में एक छेद होता है, एक ओपनिंग होती है। आप देख सकते हैं ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग है खाली। तो हमेशा याद रखिए कि सेम साइड पर जो एट्रियम और वेंट्रिकल हैं उनको सेपरेट एक फाइब्रस टिश्यूज कर रहा है, जिसको आपने नाम दे दिया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसमें एक ओपनिंग होगी, छेद होगा। इस ओपनिंग के थ्रू एट्रियम और वेंट्रिकल सेम साइड पर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो दिस इज द ओपनिंग, जहां पर आप देखेंगे क्या होगा कि सेम साइड पर जो दो चैम्बर हैं, ऊपर और नीचे वाला, वो आपस में क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं। इस ओपनिंग को गार्डेड करने के लिए, इस ओपनिंग को गार्डेड करने के लिए दरवाजे होते हैं, यानी कि वॉल्व होते हैं। तो आप देखेंगे जो
ओपनिंग है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में, उस ओपनिंग को गार्ड करने के लिए आपको इस तरीके से कुछ दरवाजे दिखाई देंगे। ये ओपनिंग जो गार्डेड हो रही हैं वो जिन दरवाजों से हो रही हैं उनको अपन कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व आपको हमेशा कहां पर देखने को मिलती है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में जो ओपनिंग होगी वो गार्डेड होगी, जिस वॉल्व की हेल्प से, दरवाजे की हेल्प से, उसको आप कहेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो AV वॉल्व है, AV मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, वो 3 फ्लैप या कस्प लाइक स्ट्रक्चर को रखती है। इसमें 3 ऐसे दरवाजे होते हैं, मैं 2 ही दिखा सकता हूं, मेरे 2 हाथ हैं, पर उसमें 3 ऐसे दरवाजे होते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो 3 दरवाजों से मिलकर बनी हुई है। उसमें 3 ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप ट्राइकस्पिड कहते हैं, जिनको आप क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड। तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। AV वॉल्व जो प्रेजेंट होगी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसको आप ट्राइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। और यहां पर मैंने देखिए 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को यहां पर ये बना दिया है। जबकि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होगी उसको आप बाइकस्पिड वॉल्व कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 2 फ्लैप या कस्प प्रेजेंट होंगे, इसमें 2 दरवाजे प्रेजेंट होंगे। तो कैसे याद रखेंगे? आपके दांत जो है वो 32 होते हैं। 32 में पहले क्या आता है? 3, फिर क्या आता है? 2। तो राइट साइड पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच AV वॉल्व जो है वो ट्राइकस्पिड है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो AV वॉल्व है वो बाइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 फ्लैप या कस्प या पॉकेट्स या दरवाजे होते हैं जो जब खुलते हैं तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ सकता है, पर जो बंद होते हैं तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का कनेक्शन, संबंध या संपर्क जो है वो खत्म हो जाता है। तो बाइकस्पिड में 2 होंगे कस्प या 2 फ्लैप या 2 दरवाजे होंगे। ट्राइकस्पिड में 3 दरवाजे यानी 3 फ्लैप या 3 कस्प होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये जो AV वॉल्व हैं, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो या वो बाइकस्पिड हो, इनके पीछे इनका फंक्शन क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारे राइट एट्रियम में आकर भर जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आकर भर जाता है। तो जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब एट्रियम में यानी कि अपर चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एट्रियम में भरा हुआ जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। तो एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जो आता है वो इन वॉल्व के थ्रू ही होकर गुजरता है। लेकिन जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वॉल्व उस समय बंद कर दिए जाएंगे, ताकि जो ब्लड है उसका फ्लो जो है वो बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ ना हो। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये जो वॉल्व हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमेशा याद रखिए जो बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो हमेशा प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को। आपका ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल में आए, वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड ना जा पाए। इसलिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वॉल्व जनरली कब बंद हो जाएंगे? तो देखिए ये इस तरीके के दरवाजे की तरह वॉल्व है। ये मान लीजिए कोई बाइकस्पिड वॉल्व है, इसमें 2 दरवाजे आपको दिख रहे हैं। अब वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड गया तो ये वॉल्व खुले होंगे, लेकिन जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ये वॉल्व इस तरीके से बंद हो जाएंगे। ये पहले खुले थे, वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि वेंट्रिकल में जब पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड है वो एट्रियम में बैक फ्लो ना कर पाए, इसलिए ये वॉल्व क्या हो गए? यहां पर बंद हो गए। लेकिन यहां पर अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है बच्चों। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं यहां से ये मिटा देता हूं और ये कहीं और छोटी छोटी राइटिंग में लिख देता हूं। ये मान लीजिए आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहां मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं वो ये कि देखिए जो AV वॉल्व हैं यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं वो जनरली जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल में तो ये क्या हो जाएंगे? इस तरीके से खुले हुए हैं। ये किस डायरेक्शन में दरवाजा खुला हुआ है? वेंट्रिकल के डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ये वॉल्व क्या हो जाएंगे? बंद।
इस तरीके से वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद। अब ये वॉल्व जब बंद हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन अगर बहुत पावरफुल होगा तो ये संभावना रहेगी कि कहीं ये जो वॉल्व हैं वो पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड पर कोलैप्स ना हो जाएं। तो बैक साइड पर कोलैप्सिंग ना हो, इसकी फैसिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वॉल्व ये ओपन है, ये वॉल्व बंद होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में होगा तो ऐसा ना हो ये दरवाजे पीछे की तरफ खुल जाएं। अगर ये पीछे की तरफ खुल जाएंगे यानी कि कोलैप्सिंग बैक हो जाएंगे अगर ये इनटू एट्रियल डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि जो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं उनको किसी धागे की हेल्प से, किसी फाइबर की, किसी कॉर्ड की हेल्प से वेंट्रिकल की मसल से बांध कर रखा जाए। आपके घर में अगर दरवाजे को एक रस्सी से बांध के रख दिया जाए तो दरवाजा बंद तो हो जाएगा लेकिन वो उल्टी साइड ना खुल जाए। तो आप इतनी लंबी रस्सी से बांधेंगे कि कितना भी दरवाजे में फोर्स लगा दिया जाए वो बंद होने के बाद बैक डायरेक्शन में ओपन नहीं होगा, क्योंकि रस्सी उसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक इसी तरह जो ये एवी वॉल्व है उनसे भी कुछ फाइबर्स होंगे, कुछ धागे होंगे जो इनको वेंट्रिकल की वॉल से, वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल से बांध कर रखेंगे ताकि ये जो वॉल्व हैं वो कोलैप्सिंग बैक ना हो सकें एट्रिया के डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर बता देता हूं, ये आपको अब जो दिख रहे हैं ये हैं वो धागे यानी कि वो फाइबर्स, वो कॉर्ड, ये स्पेशल फाइब्रस कॉर्ड हैं जो कि एक एंड पर ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड जो वॉल्व हैं उनसे अटैच रहेंगे और इनका जो दूसरा एंड होगा वो किससे अटैच होना जरूरी है, वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इन फाइब्रस स्ट्रक्चर को, जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है जिनको फाइब्रस कॉर्ड कह सकते हैं, इनको कॉर्डे टेंडिने कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, कॉर्डे टेंडिने। तो कॉर्डे टेंडिने जो कि फाइब्रस कॉर्ड हैं जो एक एंड पर किससे अटैच हैं, यहां पर ट्राइकस्पिड से अटैच हैं ये, और यहां पर बाइकस्पिड से अटैच हैं, और दूसरे एंड पर ये किससे बंधे होने चाहिए, वेंट्रिकल की मस्क्यूलर वॉल से। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वेंट्रिकल की जो मस्क्यूलर वॉल होगी वो कुछ इस तरीके से रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से रिज लाइक स्ट्रक्चर, ये उभार जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ताकि कॉर्डे टेंडिने जो हैं वो इस वॉल से आसानी से अटैच हो सकें। तो वेंट्रिकल की मस्क्यूलर वॉल कुछ रिज लाइक उभरे हुए कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स बनाएगी, और इन कॉलम जैसे स्ट्रक्चर्स को हम जनरली कहेंगे ट्रैबिकुले कॉर्ने। तो ट्रैबिकुले कॉर्ने का मतलब क्या होगा, ट्रैबिकुले कॉर्ने एक्चुअली में वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल के ही उभरे हुए स्ट्रक्चर हैं जिनसे कॉर्डे टेंडिने को अटैच किया जाएगा, लेकिन डायरेक्टली कॉर्डे टेंडिने जो है वो इस वॉल से अटैच नहीं हो सकते। इसलिए एक अनादर मसल होगी जो कॉर्डे टेंडिने को मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल के जो रिज हैं, जिसको मैंने बोला ट्रेविकुले कॉर्ने, उससे इसको क्या करेगी, अटैच या चिपकाने का काम करेगी। तो ये हो गई आपकी पैपिलरी मसल। तो पैपिलरी मसल क्या कर रही है, देखिए ये येलोइश कलर की जो मसल्स आपको दिख रही है ये पैपिलरी मसल है जो कि वेंट्रिकल की मस्कुलर वॉल के जो रिज हैं, उभरे हुए हिस्से हैं जिनको ट्रैबिकुले कॉर्ने बोला अपन ने, उनसे कॉर्डे टेंडिने को अटैच करने का काम कौन करेगी, पैपिलरी मसल। तो बहुत सिंपल कर देता हूं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि सेम साइट पर एट्रियम और वेंट्रिकल को यहां पर सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसमें एक ओपनिंग होगी। उस ओपनिंग को गार्डेड किया जाएगा कुछ स्पेसिफिक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर से जिनको अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहेंगे। राइट साइड पर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है उसको आप ट्राइकस्पिड कहेंगे, लेफ्ट साइड पर जो है उसको आप बाइकस्पिड कहेंगे। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं उनसे अटैच रहेंगे कुछ फाइबर लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर एक एंड पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से बाइंडे अटैच होंगे, पर दूसरे एंड पर वेंट्रिकल की मसल से इनको अटैच होना है। तो ये अटैच हो सके वेंट्रिकल की मसल से, इसलिए वेंट्रिकल की जो मसल है वो कुछ रिज लाइक स्ट्रक्चर को बनाती है जिनको अपन ट्रैबिकुले कॉर्ने कहते हैं, जो आपको रेड कलर से ये दिख रहे हैं रिज लाइक स्ट्रक्चर, जो वेंट्रिकल की मसल ही उभरे हुए स्ट्रक्चर बना रही है। अब इस ट्रैबिकुले कॉर्ने से
कॉर्डे टेंडने को अटैच करने के लिए एक अनादर मसल होगी जिसको पैपिलरी मसल कहेंगे, जिसको येलोइश कलर से मैंने दिखाया हुआ है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को कॉर्डे टेंडने अटैच करके बांध कर रखते हैं और ये खुद किससे दूसरे छोर पर बंधे होते हैं, वेंट्रिकुलर मसल से, विद द हेल्प ऑफ पैपिलरी मसल। इससे हमें क्या फायदा होगा, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये कॉर्डे टेंडने जो है वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को कोलैप्सिंग बैक होने से रोकेंगे एट्रिया के डायरेक्शन में। तो एट्रिया की साइड पर ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है उनके फ्लैप या कप्स जो हैं वो कोलैप्स ना हो जाएं, इसलिए यहां पर कॉर्डे टेंडने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आ चुका है। तो कॉर्डे टेंडने के ऊपर आपको कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉर्डे टेंडने जो हैं, हमेशा याद रखना, कॉर्डे टेंडने प्रिवेंट द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व फ्रॉम कोलैप्सिंग बैक इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग पावरफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा पावरफुल, तो कहीं धोखे से भी बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो कोलैप्सिंग बैक होकर एट्रिया में ना, एट्रिया के डायरेक्शन में ये दरवाजे ना खुल जाएं उल्टे, इसलिए ये कॉर्डे टेंडने के जो धागे हैं वो इसको बांध कर रखते हैं वेंट्रिकुलर मस्कुलर वॉल्व से। अब हम बात करते हैं कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं, क्योंकि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में अभी हम हार्ट को ही स्टडी कर रहे हैं, पर हार्ट में अगर आपको सेमी ल्यूनर वॉल्व को समझना है, जिसको हम कहते हैं हाफ मून शेप्ड वॉल्व, तो अगर आपको सेमी ल्यूनर वॉल्व समझना है या हाफ मून शेप्ड वॉल्व को समझना है, तो उससे पहले हमें यह जानना होगा कि आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं और हार्ट में जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट में ब्लड को लाती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो पहले हम बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। बच्चों, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं। फिर से याद रखिए, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो आपके हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं, हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं। अब हार्ट से कहां पर ले जाएंगी ब्लड को, तो हार्ट से ब्लड या तो लंग्स में जाएगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाए, या फिर हार्ट से ब्लड जाएगा आपके बॉडी के ईच एंड एवरी टिश्यूज तक ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड किया जा सके। तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं और ये हमेशा याद रखिए कि इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। तो वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज की वॉल थिक होती है, एक चीज। वेंट्रिकुलर वॉल एट्रियम की वॉल के कंपैरिजन में थिक होती है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की मस्कुलर वॉल इंटर एट्रियम सेप्टम की मस्कुलर वॉल के कंपैरिजन में थिक होती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, कौन सी चीज कहां थिन है और कौन सी चीज कहां पर थिक है। तो आर्टरीज आपकी थिक हैं। आर्टरीज के थिक होने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को ले जा रही हैं और हार्ट जब ब्लड को भेजेगा पंप करके, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ब्लड का प्रेशर हाइयर होगा और ब्लड में फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आर्टरीज जो हैं वो थिक हों, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड जाता है वो हार्ट पंप करके भेज रहा है और इस वजह से बीपी जो होता है वो आर्टरीज में हाई होता है और फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी आर्टरीज में होता रहता है। इस वजह से आर्टरीज की वॉल हमेशा क्या होती है, थिक होती है। तो आर्टरीज वो है जो हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। अब ये हार्ट से ब्लड को लेकर कहाँ जाएंगी, या तो टिश्यूज में जाएंगी या फिर हमारे लंग्स में जाएंगी। अगर आर्टरीज ब्लड को लेकर फ्रॉम द हार्ट टिश्यूज में जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को प्रोवाइडेड किया जा सके। तो ऐसी आर्टरी जो हार्ट से टिश्यूज में ब्लड को लेकर जाएगी उसको आप सिस्टेमिक आर्टरी कहेंगे, और द मेजर सिस्टेमिक आर्टरी जो हार्ट से टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है उसको हम एओर्टा कहते हैं। तो ये रट लीजिए आप, एओर्टा हमारी बॉडी की एक सबसे बड़ी, सबसे लार्जर मेजर आर्टरी है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज में लेकर जाती है। इसको सिस्टेमिक आर्टरी क्यों कहा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम की आर्टरी है इसलिए इसको सिस्टेमिक आर्टरी बोलना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिए लंग्स तक
हार्ट से लंग्स में जो ब्लड को लेकर जाने वाली आर्टरीज होगी उसको आप क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी में पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड होता है? लंग्स। तो ऐसी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स में ब्लड को लेकर जाएगी उसको आप क्या नाम दे देंगे? पल्मोनरी आर्टरीज। अब आप ये कभी नहीं कह सकते कि आर्टरीज में हमेशा जो ब्लड बहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ही होता है, वेंस में जो ब्लड बहता है वो ऑक्सीजनेटेड ही होता है। ऐसी फालतू बातें आप नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टरीज में या वेंस में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि वो आर्टरी आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन की है या फिर वो आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन की है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हार्ट से टिश्यूज में ब्लड को लेकर जाने वाली आर्टरी को आपने एओर्टा कहा, जो कि सिस्टेमिक आर्टरी का एग्जांपल है, तो ये किस ब्लड को लेकर जाएगी? ऑक्सीजनेटेड। तो इसका अपोजिट, ऐसी आर्टरी जो हार्ट से लंग्स में ब्लड को लेकर जाएगी, तो वो क्यों जाएगी ब्लड को लेकर? क्योंकि लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन को डाल सकें। तो जो ब्लड लंग्स में लेकर जा रही है फ्रॉम द हार्ट, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको बता देता हूं वेंस क्या होती हैं। हमारी ब्लड वेसल्स जो वेंस नाम से जानी जाती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं और ये ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट में। तो आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही हैं, वेंस हार्ट में ब्लड को लेकर जा रही हैं। यानी कि हार्ट जो रिसीव करता है ब्लड वो वेंस के थ्रू करता है और हार्ट पंप करता है जिस ब्लड को वो आर्टरीज के थ्रू करता है। यानी कि हार्ट से ब्लड जाएगा आर्टरीज के थ्रू, हार्ट में ब्लड आएगा वेंस के थ्रू। ये बहुत सिंपल चीज है। अब वेंस के थ्रू जो ब्लड हार्ट में आएगा वो कहां से आएगा? या तो फ्रॉम टिश्यूज से आएगा या फिर कहां से आएगा? लंग्स से आएगा। तो टिश्यूज से हार्ट में ब्लड को लाने वाली जो ब्लड वैन्स होती हैं उनको हम सिस्टेमिक वैन्स कहेंगे। द मेजर सिस्टेमिक वैन जो कि टिश्यूज से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में डालती है उसको हम वेना कावा कहते हैं। और इंफीरियर और सुपीरियर दो वेना कावा वैन्स हैं, दो मेजर वैन्स हैं जो हार्ट में ब्लड को लेकर आती हैं फ्रॉम द टिश्यूज। जबकि हार्ट में ब्लड जब लंग्स से आएगा तो जिस वैन्स के थ्रू आएगा उसको आप यहां पर फिर कहेंगे पल्मोनरी वैन। जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर आप क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वैन। अब आप हमेशा याद रखिए वैन्स की जो वॉल होगी वो हमेशा थिन होगी, जैसे कि आर्टरीज की वॉल जो होती है थिक, तो वैन्स की जो वॉल होगी वो हमेशा थिन होगी। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि सिस्टेमिक वैन यानी वेना कावा जो है जो कि ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट में फ्रॉम द टिश्यूज, वो किस ब्लड को लेकर आएगी? तो टिश्यू से हार्ट में ब्लड क्यों आएगा भाई? हार्ट में अगर ब्लड टिश्यू से आ रहा होगा तो वो गंदा ब्लड होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और अगर मान लीजिए लंग्स से हार्ट में ब्लड आ रहा है तो वो डेफिनेटली लंग्स ने भेजा है तो अच्छी चीज भेजी होगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो मैं कह सकता हूं कि वेना कावा जो हार्ट में ब्लड लेकर आती है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि हार्ट में जो लंग्स से ब्लड को लेकर पल्मोनरी वैन आती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपको इतना तो कंसेप्ट अब समझना होगा, याद रखना होगा, तब जाकर आप ये समझ पाएंगे कि अओर्टा या एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो चलिए, सेमी ल्यूनर वॉल्व को समझना है तो सबसे पहले मैंने अभी अभी जो आपको नॉलेज दिया है उसको हम यहां पर यूज कर लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपके हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है ना, इसको मैंने बोल दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है। हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? फ्रॉम द टिश्यूज। इसको कौन लाएगा? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, इसको जो वैन लाएगी वो सिस्टेमिक वैन होगी और उसका नाम होगा वेना कावा। तो दो मेजर वैन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से लाती हैं जिसको रिसीव करता है हार्ट का राइट एट्रियम। तो ये जो वैन है उसको मैं कह सकता हूं वेना कावा। ऊपर वाली को मैं कह सकता हूं सुपीरियर वेना कावा और नीचे वाली को मैं बोल सकता हूं इंफीरियर वेना कावा।
ठीक है ना। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा आर टू मेजर वैन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज से लेकर आएंगी और राइट एट्रियम ऑफ हार्ट उसको रिसीव कर लेगा। अब राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भर जाएगा तो वो ब्लड को कहां पहुंचाया जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होकर आ जाएगा और ये कहां पर भर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल में पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जाएगा? तो वो ब्लड डेफिनेटली लंग्स में जाएगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट कहां भेजेगा? लंग्स में भेजेगा ताकि उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा सके। तो वो कौन सी आर्टरी होगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से लंग्स में लेकर जाएगी? तो नो डाउट उसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी जो है उसको मैं क्या कह सकता हूं? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आप समझते जाइए धीरे धीरे। तो पल्मोनरी आर्टरी ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कहां पहुंचा दिया? आपके लंग्स में, ताकि लंग्स क्या कर सकें? उसमें ऑक्सीजन को डाल सकें और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सकें। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आप अच्छे से जानते हैं। पल्मोनरी आर्टरी भी दो ब्रांच या दो आर्टरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड पर जाती है, एक राइट साइड पर जाती है। एक को लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं और एक को राइट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। एक लेफ्ट लंग में लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और एक राइट लंग्स में लेकर जाती है। अब देखिए, आपके हार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव कहां से करेगा? तो ऑब्वियसली ये लंग्स से करेगा, क्योंकि लंग्स ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में भेजते हैं। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जब आएगा तो उसको लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा। अब जिस भी वैन से वो रिसीव करेगा, क्योंकि वैन्स के थ्रू ही हार्ट ब्लड को रिसीव करेगा और आर्टरीज के थ्रू हार्ट ब्लड को सेंड करेगा या भेजेगा। तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ अनदर आर्टरी, जिसको हम नाम दे सकते हैं यहां पर पल्मोनरी वैन। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? पल्मोनरी वैन। तो जिस वैन के थ्रू ये रिसीव करेगा उसको मैं नाम दे सकता हूं पल्मोनरी वैन। और आपको बता दूं, टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वैन्स होती हैं। यहां पर दो पेयर पल्मोनरी वैन्स होती हैं जिनके थ्रू लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स रिसीव करता है। तो लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वैन्स के थ्रू क्या करेगा? रिसीव करेगा। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आने के बाद वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट भेज देगा कहां पर? ऑब्वियसली हमारे टिश्यूज में भेजेगा, ताकि टिश्यूज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकें। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज तक ले जाने वाली जो आर्टरी है वो हमारी एक मेजर आर्टरी है। जैसे मेजर वैन हमने क्या बोला? वेना कावा। ऐसे मेजर आर्टरी जो है उसको नाम होगा यहां पर एओर्टा। और एओर्टा आर्टरी जो है वो ही हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे टिश्यूज में लेकर जाती है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में हार्ट का जो डायग्राम दिया गया है उसको देखकर आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए ये एक सिंपल से डायग्राम से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। आप हमेशा देखेंगे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर बॉडी के वेरियस टिश्यूज में जाने वाली आर्टरी है जिसको एओर्टा कह रहे हैं, आप देखेंगे जैसे ही वो हार्ट को छोड़ती है आप देखेंगे उसमें ऊपर की तरफ ब्रांचिंग होकर तीन आर्टरीज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 3 डिफरेंट आर्टरीज इमर्ज होती हैं ऊपर की तरफ फ्रॉम द एओर्टा। तो एओर्टा से जो 3 आर्टरीज ऊपर की तरफ इमर्ज होती हैं उसमें से एक को हम नाम दे सकते हैं ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। बीच वाली को मैं नाम दे सकता हूं यहां पर कैरोटिड आर्टरी, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है। और जो सबसे आखिरी वाली एक आर्टरी है जो एओर्टा से ही ब्रांचिंग करके ऊपर की ओर निकल रही है, इसको मैं नाम दे सकता हूं सबक्लेवियन।
तो मेरे बच्चों, आपको ये तीनों चीज़ें बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जब डायग्राम एनसीईआरटी में देखते हैं तो एओर्टा से आप देखेंगे ऊपर की तरफ 3 ब्रांच आर्टरीज निकलती हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि वो 3 ब्रांच आर्टरीज जो हैं उनके नाम अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। इसमें से आपको हमेशा याद रखना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपने कैरोटिड आर्टरी के बारे में पढ़ा और मैंने बताया कि ये एक ऐसी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन में लेकर जाती है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे एओर्टा से नीचे की तरफ भी कुछ ब्रांच आर्टरीज निकलती हैं और इनको हम कोरोनरी आर्टरी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी। तो एओर्टा से नीचे की तरफ 1 पेयर या 2 ब्रांच आर्टरीज जो निकलती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को खुद हार्ट के टिश्यूज को सप्लाई करती हैं। देखिए, आपका हार्ट तो आपकी पूरी बॉडी की चिंता कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है, पर क्या हार्ट जो है उसको खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत नहीं होगी? क्योंकि हार्ट भी तो टिश्यूज या मसल से मिलकर बना हुआ है और हार्ट की मस्कुलर सेल्स या टिश्यूज को भी जरूरत होगी ऑक्सीजन की। तो हार्ट खुद के लिए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। तो एओर्टा से नीचे की तरफ जो ब्रांच आर्टरीज बनती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो खुद हार्ट के टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। कंसेप्ट क्लियर है? यहां पर आपको अब एक और कंफ्यूजन होगा कि जिस तरीके से हार्ट खुद को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी की हेल्प से, उसी तरह हार्ट के टिश्यूज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सेंड करते हैं, यानी कि हार्ट के राइट एट्रियम को भेजते हैं, वो किस पर्टिकुलर वैन की हेल्प से भेजते हैं? तो मैं यहां पर बता देता हूं, ये है वो, इसको कोरोनरी साइनस कहते हैं। तो कोरोनरी साइनस एक ऐसी वैन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के ही टिश्यूज से कलेक्ट करके लाती है हार्ट के राइट एट्रियम में। और कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो एओर्टा से ही इमर्ज होती है नीचे की तरफ और जो हार्ट के टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती है। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है और उसके पास भी अपने टिश्यूज हैं, उनको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेजना चाहते हैं ऑक्सीजनेटेड होने के लिए हार्ट में। तो ऑब्वियसली हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के टिश्यूज से ही कलेक्ट करके कौन ले जाएगा? कोरोनरी साइनस। और हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के टिश्यूज में कौन सी आर्टरी ले जाएगी? तो एओर्टा से इमर्ज होने वाली एक आर्टरी जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं आता हूं कि सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं। देखिए, अब हमने एक चीज देखी है यहां पर कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज निकल रही हैं, राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी निकल रही है, यानी राइट वेंट्रिकल जिस आर्टरी में ओपन हो रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी है और लेफ्ट वेंट्रिकल जिस आर्टरी में ओपन हो रहा है वो एओर्टा है। तो याद रखिए, जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा हार्ट को छोड़ती हैं, जहां से ये हार्ट से बाहर निकलती हैं, यानी कि वो पॉइंट जहां पर ये हार्ट को लीव कर रही हैं, छोड़ रही हैं, वहां पर आप देखेंगे 3 हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? 3 हाफ मून शेप वॉल्व या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर पल्मोनरी आर्टरी हार्ट को छोड़ रही है, हार्ट से बाहर निकल रही है, और ये वो पोजीशन है जहां पर एओर्टा हार्ट से बाहर निकल रही है। तो जहां पर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी हार्ट को लीव करेंगी, छोड़ेंगी, उस पॉइंट पर आप देखेंगे 3 हाफ मून शेप वॉल्व प्रेजेंट होंगे और इन हाफ मून शेप वॉल्व को ही हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व इन हार्ट? तो जैसे कि आपने देखा कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या कर रहे हैं? ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल फॉलो करा रहे हैं, यानी कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सके, यानी कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहे हैं? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड रिस्पेक्टिवली, ये वॉल्व रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और जब आपका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि ब्लड का फ्लो
यूनिडायरेक्शनल या एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी ब्लड हमेशा वेंट्रिकल से आर्टरीज में जाएगा। कभी भी आर्टरीज से बैक फ्लो होकर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में नहीं आएगा। यही चीज प्रिवेंट करने के लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फिर से एक बार आपको समझा देता हूं, जब भी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाएगा, या तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा अगर राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सेम टाइम पर तो ब्लड एओर्टा में जाएगा। लेकिन जब रिलैक्स होंगे वेंट्रिकल तो ऐसा ना हो कि जो आर्टरीज में ब्लड गया है वो बैक फ्लो करके वेंट्रिकल्स में वापस आ जाए, इसलिए ये वॉल्व क्लोज्ड हो जाते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होता है ये वॉल्व क्लोज्ड हो जाते हैं ताकि आर्टरीज से ब्लड वेंट्रिकल में बैक फ्लो ना करे। तो मैं सीधा सीधा आपको कंसेप्ट यहां पर बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। ये लाइन जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये आपको नोट कर लेना है, जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो यहां लिखा हुआ है कि जो वॉल्व हार्ट में होते हैं, चाहे कोई भी वॉल्व की बात करें, एवी वॉल्व हो यानी ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व हो या सेमी ल्यूनर वॉल्व हो, जितने भी वॉल्व हैं हार्ट में वो सभी का सेम फंक्शन है कि ये ब्लड के वन डायरेक्शन फ्लो को प्रमोट करते हैं, अलाउ करते हैं, कभी भी ब्लड बैक फ्लो ना करे, इसलिए ये वॉल्व हमेशा इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हमेशा ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो एट्रियम टू वेंट्रिकल हो इसके लिए प्रमोट करते हैं, जबकि सेमी ल्यूनर वॉल्व हमेशा ये प्रमोट करते हैं या ये चीज वो प्रिवेंट करते हैं कि धोखे से भी ब्लड का फ्लो जो है वो आर्टरीज से वेंट्रिकल में ना हो, बल्कि वेंट्रिकल टू आर्टरीज हो, यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में हो। इस चीज को हमेशा अलाउ करने के लिए ये वॉल्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये केवल और केवल एक सेम फंक्शन प्ले कर रहे हैं, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये चीज आप रट लीजिए जितने बार हो सके उतने बार। तो फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल, जो कौन कर रहा है भाई, एवी वॉल्व, और फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ये कौन कर रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में प्रेजेंट हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर जिनको नाम दिया सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये है आपके सेमी, और यहां पर ये है आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो बहुत ही डिटेल में मैंने चीजें आपको बता दी हैं, बाकी आपको याद रखना है। तो आज के इस लेक्चर यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 में आपको इतना ही समझना था। आगे पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि साइनो एट्रियल नोड यानी ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, यानी कि अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझना है हार्ट से रिलेटेड। तो अगले लेक्चर में इन सब चीज़ों को मैं कवर करूंगा, पर आज और इस लेक्चर में जितना भी मैंने आपको बताया उसको रिवाइज कीजिए, तब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो प्रॉपरली समझ में आ पाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।